Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn more about cleavage. So let's continue with patterns of cleavage. पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं क्लीवेज के. फॉर एग्जांपल रेडियल, स्पाइरल, बायलेटरल, बायरेडियल, रोटेशनल. इनमें क्या होता है? जैसे फर्स्ट हम रेडियल क्लीवेज को डिस्कस करते हैं. इसमें क्या होता है कि जो फरोज हैं, क्लीवेज फरो है, एक बार क्लीवेज हुआ, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा. जो सक्सेसिव क्लीवेज फरोज है वो राइट एंगल पे पास करते हैं प्रीवियस वाले फरो के, जिसकी वजह से जो ब्लास्टोमियर्स की अरेंजमेंट है वो रेडियली हो जाती है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्लास्टोमियर्स है, मतलब जो क्लीवेज है, वो माइटोटिक स्पिंडल की पोजीशन पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल है, हम देख सकते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, अब जैसे फिगर ए में हम देख रहे हैं माइटोटिक स्पिंडल है, उसके ऊपर से नीचे की तरफ यानी वर्टिकल डायरेक्शन में क्लीवेज फरो पास हो रहा है. तो मेरिडोनियल प्लेन में क्लीवेज हो रही है. फिगर बी में वहीं पे हम देख रहे हैं कि जो दो ब्लास्टोमेयर्स बने, उस पहला वाला प्लेन मेरिडोनियल था, अब दूसरे वाला हमें दिख रहा है इक्वेटोरियल प्लेन में क्लीवेज पास हो रही है, क्लीवेज फरो पास हो रहा है. तो 90 डिग्री पे जब सक्सेसिव फरो पास करते हैं राइट एंगल पे, तो ब्लास्टोमियर्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि जो लोअर टीयर है ब्लास्टोमियर का, वो अपर टीयर ऑफ ब्लास्टोमियर के जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग हो जाता है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे लाई करते हैं. एज शोन इन द डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस. और इस तरह की जो क्लीवेज है वो स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलती है. नेक्स्ट है स्पाइरल क्लीवेज. स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, जो माइटोटिक स्पिंडल है उसकी पोजीशन ऑब्लिक होती है, तिरछी होती है, सीधा नहीं होता वो. तो जो लोअर टायर के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं क्लीवेज के बाद, वो बिल्कुल ऊपर वाले टायर के ब्लास्टोमियर्स के नीचे लाई नहीं कर रहे होते, वो उनके जंक्शन पे लाई कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज ए बी सी डी ये 4 ब्लास्टोमियर्स हैं. तो जो ऊपर वाले टायर में अगर ए और बी ब्लास्टोमियर्स हैं, तो जो सी ब्लास्टोमेयर है, जो डी ब्लास्टोमेयर है, वो बिल्कुल उनके नीचे लाई नहीं करेंगे, वो जंक्शन पे लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमें यहाँ फिगर में दिख रहा है, ए ब्लास्टोमेयर है, बी ब्लास्टोमेयर, देन जो डी ब्लास्टोमेयर है वो ए और बी के जंक्शन पे प्रेजेंट है. तो इस तरह की अरेंजमेंट हो जाती है ब्लास्टोमियर्स की, उसको हम स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं. इस तरह की क्लीवेज हमें देखने को मिलती है एनालिड्स में और मोलस्क्स में, एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स. मोलस्क में से सिफेलोपोड्स को अगर हम निकाल दें तो उनमें स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलती है. सिफेलोपोड्स में हमें बायलेटरल क्लीवेज देखने को मिलती है, विच इज आवर नेक्स्ट टाइप. बायलेटरल क्लीवेज में क्या होता है, जो माइटोटिक स्पिंडल और क्लीवेज प्लेन होते हैं वो मीडियन प्लेन के आइदर साइड पे लाई कर रहे होते हैं. इसका मतलब क्या है, हमें पता है बायलेटरल का मतलब होता है कि बिल्कुल बीच में से काटना है. तो मीडियन प्लेन के किसी भी साइड से वो पास हो सकता है और उसको मतलब हाफ हाफ कट कर देगा. जो नेक्स्ट ब्लास्टोमियर्स बनेंगे बिल्कुल हाफ हाफ उनको, मतलब एक को कट करके फिर दो बना देगा. और इस तरह की क्लीवेज हमें देखने को मिलती है सिफेलोपोड्स में, ट्यूनिकेट्स में, फिशेज में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स में. इस तरह की क्लीवेज हमें देखने को मिलती है. इसको हम और अच्छे से समझेंगे डायग्राम की हेल्प से थोड़ा. एक आती है बायरेडियल क्लीवेज, जो कि हमें टीनोफोर्स में देखने को मिलती है, और रोटेशनल क्लीवेज जो कि प्लेसेंटल मैमल्स में और नीमेटोड्स में देखने को मिलती है. नीमेटोड्स एग्जाम्पल एस्कैरिस. अब यहाँ पे देखते हैं बायलेटरल क्लीवेज का डायग्राम. जैसे जो हमने पढ़ा कि जो क्लीवेज प्लेन है, फरो है, वो मीडियन एक्सिस के किसी भी साइड से पास कर सकता है. तो बस ऐसे ही इसमें शो किया हुआ है कि बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा वो उसको, और दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता चलेगा. नेक्स्ट रोटेशनल क्लीवेज. रोटेशनल क्लीवेज में क्या होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना. जैसे जाइगोट है, उसमें फर्स्ट क्लीवेज हुई, रिजल्टिंग दो ब्लास्टोमियर्स बने फर्स्ट क्लीवेज के रिजल्ट से. अब उनमें से जो एक ब्लास्टोमियर है वो दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग 90 डिग्री पे रोटेट हो जाता है. 90 डिग्री पे रोटेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया. अब जब उसमें क्लीवेज होगी तो क्लीवेज का भी पैटर्न थोड़ा ऐसे है कि जो दो ब्लास्टोमेयर्स थे फर्स्ट क्लीवेज के रिजल्ट से, जो दो ब्लास्टोमेयर्स बने, उनमें से एक ब्लास्टोमेयर में तो क्लीवेज होगी इक्वेटोरियल प्लेन में,
और दूसरे में होगी मेरिडोनियल प्लेन में। तो पहले तो ब्लास्टोमेयर्स 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, उसके बाद क्लीवेज का जो प्लेन है वो भी 90 डिग्री पे चला गया, एक में इक्वेटोरियल हो रही है, एक में मेरिडोनियल। तो इस तरह से वो रोटेशनल क्लीवेज बन जाती है, रोटेट कर जाते हैं ब्लास्टोमेयर्स। और इस तरह की क्लीवेज हमें प्लेसेंटल मैमल्स और निमेटोड्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। इसमें आते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इनमें क्या होता है, जो डिटर्मिनेट क्लीवेज है उसमें क्या होता है, क्लीवेज का पैटर्न बिल्कुल फिक्स्ड रहता है और ब्लास्टोमेयर्स का फेट भी फिक्स्ड होता है, डिटरमाइंड होता है। एक फेट जो उन्होंने पहले डिसाइड किया वो लास्ट तक अपने उस फेट पे ही रहते हैं और वही चीज में कन्वर्ट होते हैं, उनका फेट चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको डिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं। और इस तरह की स्पेसिफिकेशन, मतलब ये क्लीवेज जिस तरह की स्पेसिफिकेशन को लीड करती है उसको ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में होता है कि जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो अपने फेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ऑटोनोमस है, उनको सराउंडिंग सेल से या सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको वो डिपेंड नहीं है सराउंडिंग सेल्स पे अपने फेट को फॉलो करने के लिए। वो अपने फेट को अपने इंटरनल इंट्रिंसिक सिग्नल्स की हेल्प से ही कंटिन्यू करते हैं और उसके ऊपर चलते रहते हैं। तो इसीलिए हम इसको ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पोटेंसी है ब्लास्टोमेयर्स की वो फिक्स्ड रहती है और वो इक्वल रहती है फेट के। तो पोटेंसी ऑफ ब्लास्टोमेयर्स इज इक्वल टू देयर फेट। और इसमें एक और चीज़ ये होती है ध्यान रखने के लिए कि अगर कोई भी ब्लास्टोमेयर डैमेज हुआ तो उसकी वजह से एम्ब्रियो जो बनेगा वो भी डिफेक्टिव ही बनेगा, बाकी के ब्लास्टोमेयर्स कंपनसेट नहीं कर सकते उसके फेट को। फॉर एग्जाम्पल हम 4 ब्लास्टोमेयर्स कंसीडर करते हैं, A, B, C एंड D। अगर A ब्लास्टोमेयर स्किन सेल बना रहा है, B ब्लास्टोमेयर किडनी सेल बना रहा है, C ब्लास्टोमेयर सपोज कोई भी मसल सेल बना रहा है और जो डी ब्लास्टोमेयर है वो न्यूरॉन सेल बना रहा है। जस्ट सपोज कि जो डी ब्लास्टोमेयर है उसमें कोई भी डैमेज हुआ, किसी भी रीजन से कोई भी डैमेज हुआ एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिफेक्टिव बनेगा, उसके जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, डैमेज्ड होंगे। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हर एक ब्लास्टोमेयर का अपना एक पर्टिकुलर फेट था जो पहले से ही डिसाइडेड था। जो ए ब्लास्टोमेयर है वो स्किन सेल ही बनाएगा, जो बी ब्लास्टोमेयर है वो किडनी सेल ही बनाएगा और जो सी ब्लास्टोमेयर वो मसल सेल ही बनाएगा। वो एक दूसरे के फेट को कंपनसेट नहीं कर सकते। इसकी वजह से अगर किसी भी ब्लास्टोमेयर में कोई भी डिफेक्ट है तो जो एम्ब्रियो है वो भी डिफेक्टिव और डैमेज्ड ही बनेगा। बट इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में ऐसा नहीं होता। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है, ना ही तो इतना ज़्यादा पैटर्न फिक्स रहता है क्लीवेज का और ना ही उनका फेट इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फेट पहले डिसाइड होता है लेकिन बाद में सराउंडिंग कंडीशंस के बेसिस पे वो फेट चेंज भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसीलिए हम इससे जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको हम कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लो 4 ब्लास्टोमेयर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट ब्लास्टोमेयर है उसको अपने नेबर में सेकंड ब्लास्टोमेयर चाहिए एक पर्टिकुलर फेट को फॉलो करने के लिए, क्योंकि जो सेकंड ब्लास्टोमेयर है अगर वो उस फर्स्ट वाले के कांटेक्ट में है तभी वो अपना फेट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नलिंग चलती है उन दोनों ब्लास्टोमेयर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ब्लास्टोमेयर को अगर सेकेंड ब्लास्टोमेयर से कांटेक्ट करवाया जा रहा है, वो उसके पास है, तो वो एपिडर्मिस बनाएगा, मीन्स स्किन बनाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, अगर हमें वो सेकेंड वाला ब्लास्टोमेयर नहीं मिल रहा तो फिर नर्व सेल बनेगा, न्यूरॉन। तो यहाँ पे चीज़ें कंडीशन बेस्ड चलती हैं कि जो सेकंड वाला ब्लास्टोमेयर है अगर वो फर्स्ट के सराउंडिंग्स में है तो एपिडर्मिस बन रहा है, और अगर वो एब्सेंट है उसके सराउंडिंग से तो न्यूरॉन्स बन रहे, स्किन बन रहा है। तो यहाँ पे फेट चेंज हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसीलिए हम इसको इनडिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं कि फेट इतना ज़्यादा डिटरमाइन नहीं होता, और इस तरह की स्पेसिफिकेशन को कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। और डेवलपमेंट को हम बोलते हैं रेगुलेटिव, क्योंकि रेगुलेट कर रहा है ना सेकंड ब्लास्टोमेयर। जो नेबरिंग ब्लास्टोमेयर्स हैं वो एक पर्टिकुलर ब्लास्टोमेयर के फेट को रेगुलेट कर रहा है, इसलिए हम इस तरह के डेवलपमेंट को रेगुलेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। जबकि जो डिटर्मिनेट क्लीवेज में डेवलपमेंट होती है उसको हम मोजाइक डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे बेनिफिट क्या रहता है कि अगर मान लो कोई ब्लास्टोमेयर डैमेज हो भी गया
अल्टीमेटली कोई ब्लास्टोमेयर डैमेज हो भी गया तो उसका फेट कंपनसेट किया जा सकता है। सपोज कि अगर हमने जैसे पहले वाले में एग्जांपल लिया था, एक सेल है जो एक ब्लास्टोमेयर है जो कि स्किन सेल बना रहा है, किडनी सेल बना रहा है, एक मसल सेल बना रहा है, एक न्यूरॉन सेल। अगर यहाँ पे न्यूरॉन सेल वाला ब्लास्टोमेयर डैमेज हो जाता है तो जो बाकी के 3 ब्लास्टोमेयर्स है वो उसके फेट को कंपनसेट कर सकते हैं और वो न्यूरॉन सेल बना देंगे, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो होगा वो नॉर्मल होगा क्योंकि उसका फेट कंपनसेट हो गया है। बट इस तरह की जो क्लीवेज है वो इक्विपोटेंशियल एग्स में देखने को मिलती है। इक्विपोटेंशियल एग्स का क्या मतलब है, सारे एक एग के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब के पास इक्वल पोटेंशियल है कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर्म करने के लिए। वो सारे सेल इक्वली पोटेंसी रखते हैं कि वो किसी भी स्ट्रक्चर में फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पे जो पोटेंसी होती है वो फेट से ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने देखा कि फेट से बढ़ के है पोटेंसी। एज अगर हमने एक फेट डिसाइड किया वो बाद में कंडीशन के बेस पे ज़रूरत पड़ने पे चेंज किया जा सकता है, तो जो पोटेंसी है वो फेट तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और यहाँ पे कंपनसेशन पॉसिबल है। जो एम्ब्रियो बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। एग्जाम्पल क्या होता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज का एग्जाम्पल में आता है वो एनिमल्स जिनमें स्पाइरल क्लीवेज होती है, जैसे ट्यूनिकेट्स, मोलस्क, एनिलिड्स एक्सेट्रा। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में वो एनिमल्स आते हैं जहाँ पे रेडियल क्लीवेज होती है, एग्जाम्पल इकाइनोडर्म्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। इसमें क्या कैसे कैसे होती है, एक तो इक्वल क्लीवेज होती है या होलोब्लास्टिक, और टोटल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। दूसरी टाइप होती है पार्शियल और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। तो टोटल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या मतलब है, होलोब्लास्टिक और टोटल का मतलब है कि पूरा का पूरा जाइगोट और पूरे के पूरे ब्लास्टोमेयर्स में क्लीवेज चल रही है, पूरा जाइगोट अंडरगो क्लीवेज है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे हो रही है और कहीं पे नहीं हो रही है। तो इसमें 2 टाइप्स आती है, एक इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, एक अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो आइसोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल एग्स में होती है। ये जेन्युइन भी है, क्यों, जो एक पर्टिकुलर एग है उसके अंदर जब माइक्रोलेसिथल है वो एग, यानी योक का अमाउंट बहुत कम है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक है, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरे जाइगोट में अमाउंट ऑफ योक कम है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे एग को हम आइसोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल कहते हैं। माइक्रोलेसिथल मीन्स लो अमाउंट ऑफ योक, आइसोलेसिथल मीन्स योक इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जाइगोट, जिसकी वजह से हर जगह पे क्लीवेज का रेट इक्वल रहता है। अब क्लीवेज इक्वल रेट से होगी तो जो सेल्स बनेंगे, जो ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे, उन सबका साइज इक्वल होगा, इसीलिए हम इसको इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कह रहे हैं, जो कि आइसोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल एग्स में होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल्स, हर्टमानिया, सीलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्म्स एंड एम्फियोक्सिस। नेक्स्ट टाइप है होलोब्लास्टिक क्लीवेज की अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये इसमें क्या होता है, इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक होता है जिन एग्स में। जो मीजोलेसिथल एग्स होते हैं जहाँ पे योक का अमाउंट ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मॉडरेट है, वहाँ पे क्या होगा कि कंपैरेटिव टू एनिमल पोल, वेजिटल पोल के साइड पे थोड़ा ज़्यादा योक एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से वेजिटल पोल पे ज़्यादा योक होने की वजह से क्लीवेज रेट थोड़ा स्लो होगा। क्योंकि क्या होता है, जो क्लीवेज है वो उसका रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ योक के। क्लीवेज जो है एक्टिव साइटोप्लाज्म एरिया में होती है और योक वाले एरिया में बहुत धीरे धीरे या कम अमाउंट में, कम रेट से होती है। तो वेजिटल पोल पे ज़्यादा योक है, वहाँ पे क्लीवेज का रेट स्लो है, इसलिए वहाँ पे सेल्स कम बनेंगे और सेल्स का साइज ज़्यादा होगा। और जो एनिमल पोल है वहाँ पे योक का अमाउंट कम है, इसीलिए क्लीवेज का रेट फास्ट होगा। क्लीवेज का रेट फास्ट है यानी रैपिड डिवीजन हो रहा है, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स है, तो सेल्स का जो साइज है वो कम होगा। तो rate of cleavage is not equal throughout the zygote, hence it is termed as unequal holoblastic cleavage. Holoblastic because यहाँ पे भी पूरे जाइगोट में क्लीवेज हो रही है। इसको आप और अच्छे से तब समझोगे जब मैं आपको पार्शियल और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो अब ब्लास्टोमेयर्स बने उनका साइज डिफरेंट है। एनिमल पोल पे छोटे साइज के ब्लास्टोमेयर्स है जिनको हम माइक्रोमेयर्स बोलते हैं, और वेजिटल पोल पे बड़े साइज के ब्लास्टोमेयर्स है जिनको हम मैक्रोमेयर्स बोलते हैं। तो ये किसमें देखने को मिलती है हमें,
फिशेज में और एम्फीबियंस में। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे इमेज है उसमें मैंने बताया आइसोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल एग में कैसे क्लीवेज होती है, कि सारे एग में क्लीवेज का रेट इक्वल रहता है जाइगोट में थ्रू आउट द जाइगोट, और इसकी वजह से इक्वल साइज बनता है ब्लास्टोमियर्स का। और जो राइट साइड पे इमेज है उसमें हम देख सकते हैं कि वेजिटल पोल पे मैक्रोमियर्स प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे योक होता है ज़्यादा अमाउंट में और क्लीवेज होता है स्लो रेट से, तो वहाँ पे बड़े साइज के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं मैक्रोमियर्स, और एनिमल पोल पे माइक्रोमियर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्शियल क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इसमें क्या है, इन कंट्रास्ट टू होलोब्लास्टिक क्लीवेज, यहाँ पे क्लीवेज पूरे जाइगोट में नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक एरिया में होती है, पूरे में नहीं हो रही होती, इसीलिए हम इसको पार्शियल और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। इनकम्प्लीट क्लीवेज है। यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह की क्लीवेज मैक्रोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल एग्स में होती है। जैसे जो मैक्रोलेसिथल एग्स है वहाँ पे योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो अब उसमें दो तरह से योग का अरेंजमेंट हो सकता है, एक टेलोलेसिथल तरीके से, एक सेंट्रोलेसिथल। टेलोलेसिथल में क्या होगा कि एक एंड पे वेजिटल पोल की साइड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में योग प्रेजेंट है, तो वहाँ पे डिस्कॉइडल क्लीवेज होगी। और सेंट्रोलेसिथल एग्स जो होते हैं उनमें जो सेंटर होता है वहाँ पे ज़्यादा योग कंसंट्रेटेड रहता है, तो वहाँ पे सुपरफिशियल क्लीवेज रहती है। डिस्कॉइडल क्लीवेज में क्या है, जो टेलोलेसिथल एग्स हैं, हाईली टेलोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल एग्स है, योग जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है वेस्टल साइड पे, तो एक थोड़ा सा एरिया एक्टिव साइटोप्लाज्म का एनिमल पोल की साइड प्रेजेंट होता है, तो एनिमल पोल पे जो एक्टिव साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा एरिया प्रेजेंट है, सिर्फ वहाँ पे क्लीवेज हो रही है, बाकी जगह क्लीवेज नहीं हो रही, इसीलिए ये पार्शियल क्लीवेज के टाइप में है। और उस एरिया को हम ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं। Cleavage is restricted to the disc-shaped active cytoplasm of animal pole called as blastodisc. और इस तरह के क्लीवेज हमें बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मोनोट्रिम मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स में देखने को मिलती है। और जो सेकेंड टाइप है सुपरफिशियल क्लीवेज, वो भी पार्शियल क्लीवेज का ही एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि सेंटर में सेंट्रोलेसिथल एग्स होते हैं जिनमें सेंटर में बहुत ज्यादा योग होता है, और पेरिफ्री पे, सिर्फ पेरिफ्री पे एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो जो क्लीवेज है वो सिर्फ पेरिफ्री पे, जहाँ एक्टिव साइटोप्लाज्म में सिर्फ वहीं पे क्लीवेज हो रही होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो सेंटर में यॉक है, वहीं पे न्यूक्लियस भी होता है। अब हमें न्यूक्लियस को तो डिवाइड करवाना है, क्योंकि हमें डीएनए कंटेंट को भी डिवाइड करवाना है, तो धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से पेरिफ्री की तरफ माइग्रेट करता है, और पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से सिंसेशियम स्टेज हमें देखने को मिलती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ब्लास्टोडम बनता है। सेल्यूलर बाद में होता है, वो पहले मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है, सिंसेशियम रहता है, और फिर बाद में इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल्यूलर ब्लास्टोडम बनता है। और सुपरफिशियल क्लीवेज जो है वो हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला। अब जैसे अगर हम ड्रोसोफिला एग्जांपल देखें, उसमें अबाउट 13 to 14 साइकिल्स होती है डिवीजन की। तो क्या होता है कि पहले यॉक जो है सेंटर में और पेरिफ्री पे हो रही है डिवीजन, क्लीवेज, तो धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री की तरफ माइग्रेट करते हैं, और सिंसेशियल ब्लास्टोडम की फॉर्मेशन होती है, यानी मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टोडम, मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स बहुत ज़्यादा एक सेल में मेम्ब्रेन नहीं बन रही है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। देन फिर सेल्यूलराइजेशन होती है लास्ट में, जब खत्म होने वाला होता है 14 स्टेज पे, जब हम पहुंचते हैं ना क्लीवेज की, तब वहाँ पे सेल्यूलराइजेशन होता है, और फिर कंप्लीट ब्लास्टोडम बन जाता है, सेल्यूलर ब्लास्टोडम बनता है। तो इस तरह से सुपरफिशियल क्लीवेज होती है जो हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है। अब हम समरी कर लेते हैं, समराइज करते हैं पूरे टॉपिक को क्लीवेज के। क्लीवेज दो टाइप्स की हमने पढ़ी, टोटल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज, एंड पार्शियल और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब इसमें क्या होता है कि जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो दो टाइप के एग्स में हो सकती है, आइसोलेसिथल जहाँ पे माइक्रोलेसिथल एग्स रहता है, योग का अमाउंट बहुत कम होता है, और मीजोलेसिथल जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है। आइसोलेसिथल में इक्वल क्लीवेज होगी, और मीजोलेसिथल में क्योंकि थोड़ा डिफरेंट रहेगा अमाउंट ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमेर्स बनेंगे, तो वहाँ अनइक्वल क्लीवेज रहती है। आइसोलेसिथल में हमें 4 पैटर्न्स देखने को मिलते हैं क्लीवेज के, रेडियल, स्पाइरल, रोटेशनल और बायलेटरल। रेडियल क्लीवेज हमें देखने को मिलता है एकाइनोडर्म्स में और एम्फियोक्सस में, स्पाइरल क्लीवेज एनालिड्स, मोलस्क और फ्लैटवर्म्स में, रोटेशनल क्लीवेज मैमल्स और निमेटोड्स में, बायलेटरल क्लीवेज ट्यूनिकेट्स में।
मीजोलेसिथल क्लीवेज जो है, मीजोलेसिथल एग्स जो होते हैं वहां पे भी होलोब्लास्टिक होती है, बट अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, और उसमें हमें रेडियल टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। ये होती है एम्फीबियंस में, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। जो पार्शियल और मीडोप्लास्टिक क्लीवेज है उसमें टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल टाइप के एग्स इन्वॉल्व होते हैं। टीलोलेसिथल में लार्ज अमाउंट ऑफ योग एक्यूमुलेट रहता है वेजिटल हाफ ऑफ ऊप्लाज्म पे। तो इसमें भी हमें दो पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, एक बायलेटरल क्लीवेज और एक डिस्कॉइडल। जो बायलेटरल है उसमें सिफेलोपोड्स आते हैं, और डिस्कॉइडल हमें देखने को मिलते हैं बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। अभी हमने देखा था मोलस्क्स जो हैं वहाँ पे स्पाइरल क्लीवेज होती है एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स में बायलेटरल क्लीवेज होती है। एंड लास्ट इज सेंट्रोलेसिथल टाइप, जिसमें क्या होता है कि सेंटर में योग एक्यूमुलेटेड रहता है और पेरिफ्री पे एक्टिव साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ क्लीवेज सुपरफिशियल होती है, सिर्फ पेरिफ्री पे हो रही होती है, इसलिए हम इसको सुपरफिशियल क्लीवेज बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, ड्रोसोफिला। वन थिंग टू नोट अबाउट दिस इज दैट जो ह्यूमन एग्स होते हैं वो आइसोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल टाइप के होते हैं, बट स्टिल उनमें अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है इंस्टेड ऑफ इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां एक्स आइसोलेसिथल है, माइक्रोलेसिथल है, पर जो क्लीवेज है वो अनइक्वल होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज है, और एसिंक्रोनस रहती है। जो सिंक्रोनी है वो बहुत स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही लूज हो जाती है, तो बहुत पहले से ही वो एसिंक्रोनस डिवाइड करते हैं। So friends, with this we are done with the cleavage. If you find it helpful, share it with your friends. Thanks for watching.